नाज़रीन, 2 दिन पहले दुबई से एक परवाज कराची आती है PK 8550। उस परवाज के अंदर पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी अपने 2 दोस्तों के साथ कराची एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। उस परवाज के तमाम मुसाफिरों को हुकूमती SOPs के मुताबिक क्वारंटीन किया जाता है, लेकिन दोस्त मोहम्मद मजारी साहब अपना सरकारी असर रसूख इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ कोरोना टेस्ट करवाने से इनकार करते हैं, बल्कि हुक्काम की तमाम तर गुजारिश, इन्वर्टेड कॉमर्स, गुजारिश के बावजूद अगली फ्लाइट से लाहौर भी चले जाते हैं और कोई उनको रोक नहीं पाता। ऐसे में लोग ये पूछते हैं कि वो इंसानी हकूक जिनकी हिफाजत का एक रियासत इमरानी मुआहदे के बाद वादा करती है शहरियों से, वो कहां पर एग्जिस्ट करते हैं। कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी यह सवाल उठाया है कि जब एक हुक्मरान तबके से ताल्लुक रखने वाले शख्स को, मिसाल के तौर पर इमरान इस्माइल को या कामरान बंगश को या सईद गनी को कोरोना वायरस डिटेक्ट होता है, तो उसका एक बड़ा खूबसूरत सा वीडियो पैगाम लोगों के सामने लाया जाता है कि मैंने रजाकाराना तौर पर खुद को घर में क्वारंटीन कर दिया है। याद रहे कि यह रजाकाराना तौर पर खुद को घर में क्वारंटीन करने की फैसिलिटी एक आम आदमी के पास दस्तयाब नहीं है। पुलिस उसके घर को सील करती है, उसके इलाके, उसके मोहल्ले को सील करती है और उसे ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो एक पेशावर दहशतगर्द हो। क्या कोरोना वबा के दिनों में पंजाब के अंदर खास तौर पर जो इंसानी हकूक हैं उनका ख्याल रखा जा रहा है? मेरे साथ इस मामले पर बात करने के लिए आज एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं मोहतरम एजाज आलम ऑगस्टीन साहब, सूबाई वजीर हैं इंसानी हकूक के और अक़लियती अमूर के। एजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये जो बात से मैंने, जिस खबर से मैंने प्रोग्राम का आगाज किया, दोस्त मजारी साहब वाली, ये खबर आपकी नजर से गुजरी? जी बिल्कुल। क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जो भी बाहर से आए उसको डेफिनेटली 14 दिन क्वारंटाइन में रहना चाहिए। लेकिन ये भी मैं समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है कि अगर कोई शख्स पंजाब का है तो उसको सिंध में क्वारंटाइन में रख लिया जाए, या अगर कोई पाकिस्तान का तो उसको दुबई में रख लिया जाए। उस फ्लाइट के अंदर बहुत से ऐसे लोग थे जो लाहौर से ताल्लुक रखते, तो उनके क्वारंटीन किया गया वहाँ। लेकिन देखें, दोस्त मजारी साहब देखें, एक जिम्मेदार डिप्टी स्पीकर हैं, वो जिम्मेदार हैं, वो उन्होंने आकर इधर अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है। तो कोई ये मेरे ख्याल में ये तो एक मरीज के पास या एक इस तरह का इस्तकाक होना चाहिए कि वो अगर अपने आप, देखें सेल्फ क्वारंटाइन क्या है कि अपने आप घर में भी अपने आप को क्वारंटाइन कर सकते हैं। तो ये इतनी कोई, मैं नहीं समझता कि ये कोई इतनी, मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। मेरे पास पंजाब हुकूमत की तरफ से डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला है, तो वहाँ पे सूरत हाल ये हुई कि एक रात ऐसा हुआ है कि एक पूरा पीपल्स कॉलोनी में एक पूरी फैमिली को कोरोना हो गया। 8 अफराद थे। अब उनकी जो बहू थी उसकी 2 बच्चियां, एक 4 साल की थी, एक 7 साल की थी, वो पॉजिटिव थी और उनकी जो वालदा थी वो नेगेटिव थी। अब सूरत हाल ये थी कि वो अपनी बच्चियों को उधर अकेला नहीं छोड़ सकती थी। ये सूरत हाल मुझे पता चला, मैंने खुद वो सारा डील किया, तो आखिर में फैसला ये हुआ, क्योंकि वो माँ थी, वो कहती थी मुझे कोई इस बात की परवाह नहीं है कि मुझे चाहे मैं पॉजिटिव हो जाऊं, लेकिन मैं अपनी बच्चियों को अकेले नहीं छोड़ सकती। तो हमने फैसला ये किया कि हमने उसको प्रोटेक्शन जो PPS जो ड्रेस है वो और N90 मास्क वगैरह देकर उसके साथ जो हमारा फील्ड हॉस्पिटल है उसमें शिफ्ट कर दिया। तो ये मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी इस तरह की बात है। अगर मजारी साहब ने यहाँ आकर अपने आप को नहीं, मसला मजारी साहब का नहीं है। मजारी साहब को जो इस्तेहकाक हासिल है कि वो अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन कर सके, वो इस्तेहकाक उस परवाज के बकिया लोगों को क्यों नहीं हासिल था? देखिए, मैं ये बात, हो सकता है वो उनका तल्लुक कराची से हो, उन लोगों का जो बाकी प्रवास के लोग हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये नहीं समझता, और ये भी ये कोई अच्छी बात नहीं है कि अगर कोई लाहौर से है तो उसको लाहौर के क्वारंटाइन सेंटर में ही रहना चाहिए। अगर कोई गुजरांवाला है तो उसको गुजरांवाला में। उन्होंने अपने आप को किसी लाहौर के क्वारंटाइन सेंटर के अंदर भी एडमिट नहीं किया। देखिए, आप सबसे पहली बात है कि आप टेस्ट के बाद आप सबसे पहली आपके, अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग 4 दिन पहले एक मोहल्ला में लाए गए,
उनकी 3 दिन बाद वो बिल्कुल बेहतर हो गए। उनका इम्यून सिस्टम सेट था, ये था। और डॉक्टर्स ने आज मेरे साथ बात, उन्होंने कहा हम इन 4 को जो है वो सेल्फ क्वारंटाइन। यानी आपकी नजर में दोस्त मजारी साहब ने कुछ गलत नहीं किया? सर मैं नहीं समझता कि ये कोई इतनी बड़ी बात है कि जिसको... अच्छा मुझे एक बात और बताइएगा कि इमरान इस्माइल साहब को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। कामरान बंगश साहब को, उनके कुछ दोस्तों को, सईद गनी साहब तो सेहतमंद हो गए हैं, लेकिन जब इन लोगों को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इन्हें पुलिस वाले इनके घरों से नहीं लेके जाते, एक आम आदमी को ले जाते हैं। ये जो लॉ का इतलाक है, आप इंसानी हकूक के वजीर हैं, ये डिफरेंट क्यों है रियासत में? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं आपने एक साइड बयान की, अब दूसरी साइड ये देख के सरगोदा में एक क्वारंटाइन में एक पेशेंट जो था, पॉजिटिव पेशेंट था, वो खिड़की तोड़कर भाग गया। तो उसको ढूंढने में अब बाहर देखिए, हमारे लोग जो हैं, हमारे लोग जब तक पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट के अदारे जाकर उनको ना के, वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। आप इसको देख लें कि 1 माह हो गया है, आपके मीडिया के ज़रिए, आपके प्रिंट मीडिया के ज़रिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सीएम, तमाम मशीनरी लोगों के हाथ जोड़ रहे हैं कि खुदा के लिए अपने आप को जो है फासला रखें और घरों में रहें। छुट्टियां कर दी गई हैं, लेकिन आपको पता है कि इन लोगों ने कोई बच्चों को बैठा के पार्कों में जा रहा है। इसलिए एजाज साहब फासला नहीं रखते क्योंकि वजीर आजम को वो देखते हैं कि वो बगैर मास्क पहने लोगों के साथ खड़े होते हैं, 6 फीट से कम फासला होता है, काबीना के इजलास की सदारत कर रहे हैं, मुख्तलिफ तकारीब के अंदर जा रहे हैं। तो उस सोशल डिस्टेंसिंग पर जब खुद वजीर आजम अमल नहीं करते तो हम लोगों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अवैस भाई बात यह है कि देखिए मैं आपके साथ प्रोग्राम करने आया हूँ, मैं आपको के पास एक डिस्टेंस तो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है। अब जारी बात है, लोगों ने जब हमें देखना है तो वो तो समझेंगे कि ये मास्क भी नहीं पहनते। मैं भी मास्क पहन कर आया हूँ, ठीक है, मैं भी सैनिटाइजर, आप भी ऐसे ही। जब मैं आया था तो आपने मास्क पहना। हम स्टूडियो के अंदर 2 लोग हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि दफा 144 ये कहती है कि एक जगह पर 4 या 4 से ज्यादा अफराद इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं वो एक जगह मीटिंग्स में इकट्ठे होते हैं। भाई देखिए मेरी बात सुने, ये वक्त मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें इस सदी की सबसे बड़ी आफत है। ये वक्त इस तनकीद का नहीं कि उसके ने ऐसा किया। खुदा के लिए हमें देखें, दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा, कि दुनिया में ये हो रहा है कि हमें इससे जान कैसे छुड़ानी है। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपसे इस पर बात करूंगा। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर राहिला खादिम हुसैन भी मौजूद है। राहिला, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि आज वजीर आजम इमरान खान ने कॉमसेट्स के हेडक्वार्टर्स में खिताब करते हुए एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने ये कहा कि हुक्मरान अशराफिया ने ये सोचे समझे बगैर लॉकडाउन कर दिया। मैं अपने अल्फाज रिपीट करता हूं, हुक्मरान अशराफिया ने ये सोचे समझे बगैर लॉकडाउन कर दिया कि दिहाड़ीदार मजदूर का क्या बनेगा। अगर मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आजम हैं और ये लॉकडाउन का इख्तियार हतमी तौर पर वजीर आजम के पास है, तो ये हुक्मरान अशराफिया कौन है जिसका जिक्र वजीर आजम इमरान खान कर रहे थे? राहिला, बहुत शुक्रिया अवैस। मैं आज ये स्टेटमेंट सुनने के बाद खुद बड़ी जबरदस्त हैरान हुई और एक दफा फिर मैं सोचने पर मजबूर हुई कि आया इस मुल्क पर हुक्मरानी कौन कर रहा है। आज फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इमरान खान की स्टेटमेंट ने पैदा कर दिया। आप ये देखें कि पहले दिन से जब ये कोरोना का एक एपिडेमिक चल रहा है और ये इतना जबरदस्त पैराडेमिक है और उसके अंदर एक जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है उसकी रोजाना की स्टेटमेंट ऐसी होती है जो इबाम पैदा कर देती है सोसाइटी के अंदर। पहले उन्होंने सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन किया, बेहतरीन फैसला था, वरना ये बहुत तेजी से फैलता और हमारे जैसे गरीब मुल्कों में जहां पर लोगों के अंदर सोशल डिस्टेंस की कभी सोच हो भी नहीं सकती, वहां पर ये इतनी तेजी से फैलता कि हमारे हेल्थ सेक्टर को तबाह करता हुआ अवाम की अल्लाह खुदा ना खासा बहुत जाने जाया हो सकती थी। बेहतरीन फैसला किया जिसकी इमरान खान साहब ने खुलकर मुखालफत की।
उसके बाद पंजाब आया मैदान में, उसे लॉकडाउन करना पड़ा और इमरान खान साहब आकर मैदान में कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता ये लॉकडाउन कौन कर रहा है और मैं नहीं समझता ये लॉकडाउन क्यों करना चाहिए। फिर राहिला इस हद तक तो बात दुरुस्त है ना कि राहिला 18वीं तरमीम के बाद, राहिला 18वीं तरमीम के बाद ज्यादातर जो इंतजामी इख्तियारात है वो मरकज से सूबों को मुंतकिल हो चुके हैं आसिफ अली जरदारी के शुक्रिया के साथ। मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूँ और सूबों ने इसमें अपना किरदार अदा किया। ये 18 अमेंडमेंट के बाद मेरा ख्याल है पहला समर था जो अवाम को डायरेक्टली सूबे की वजह से मिला कि ये फैसले हुकी है सूबों के अंदर। लेकिन आप ये देखें कि वफाक ने सबको जोड़ कर रखना है और वफाक ने एक अहम फैसला करना है जिसकी तरफ अवाम देखेगी, तो लिहाजा मुझे उनके हर फैसले के अंदर अच्छा राहिला जरा यहाँ पर रुकिएगा, मैं एजाज आलम से दोबारा कुछ पूछना चाहता हूँ। एजाज साहब जरा सामने देखकर बात कीजिएगा, मुझे ये बताइएगा कि रोजगार की फराहमी, लोगों को भूख से बचाना शायद बुनियादी तरीन इंसानी हुकूक में शामिल है जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इस्लामिक डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का भी हिस्सा है। सिंध गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में एक बड़ा अच्छा इकदाम किया, शायद आपकी भी नजर से गुजरा और माशाल्लाह एक बड़े वेल रेड पर्सन हैं, खबरों पर नजर भी रखते हैं। सिंध गवर्नमेंट ने यह किया, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसके मुताबिक कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी अपने मुलाजिम को नौकरी से बर्खास्त नहीं करेगी और उसे उसकी पूरी तनख्वाह देने की भी पाबंद होगी। लेकिन पंजाब के अंदर ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, बल्कि जो किराएदारों की रिलीफ के लिए नोटिफिकेशन आया था वो भी वापस ले लिया गया। एजाज साहब क्यों? देखिए आप बात सिंध की या पंजाब की नहीं है, जो जो सूबा भी अच्छे काम कर रहा है, जाहिर बात है कि हर कोई इंसानियत को बचाने की खातिर काम कर रहा है। उसमें मेरे ख्याल में ये मुकाबलेबाजी नहीं होनी चाहिए कि वो फलां। देखें बहरहाल सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है, पंजाब भी पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर मुराद अली शाह अच्छा काम कर रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त बात है, अगर उस्मान बज़दार साहब कर रहे हैं, अगर केपी में हो रहा है या बलूचिस्तान में हो रहा है, बात यह है कि देखें जो आहिस्ता आहिस्ता देखें, आपको पता है कि हम उस तरह का लॉकडाउन नहीं कर सकते जिस तरह का लॉकडाउन आप समझते थे कि इंडिया में आपके सामने मिसाल है कि उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया, उसके बाद जो हालत हुई उसकी आपको पता है। और देखें जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बात कर रहे थे स्मार्ट लॉकडाउन की, वही आज अमेरिका भी उस पर आ गया है, वहां भी इंडस्ट्री खुल। देखें जब रेवेन्यू नहीं आएगा तो आप लोगों को क्या देंगे? जारी बात है इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, सरकारी मुलाजमीन है, उनको तनख्वाहें भी देनी है, सारा कुछ आने हैं। तो देखें ये मुल्क रेवेन्यू से चलते हैं और कहीं से ऐसी चीजें नहीं है कि ये बात ठीक है आपकी एजाज साहब कि मुल्क जो है रेवेन्यू पर चलते हैं। पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वबा है और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में सिर्फ पाकिस्तान शामिल नहीं है। क्या किसी रियासत के सरबरा को आपने टेलीविजन पर बैठ के लोगों को रिलीफ देने की जगह उनसे पैसे मांगते देखा? देखिए ये मुझे नहीं समझ आती इस बात की कि ये क्या इसमें क्या कोई बात है? जो पैसे मांग रहा है वो अपनी जात के लिए मांग रहा है। नहीं सर, आप किसी और रियासत के सरबरा सर और रियासतों की देखें, मेरी बात सुने, जो वियतनाम, बर्मा, मेरी बात, बांग्लादेश, मेरी बात सुने, पाकिस्तान के जो हालात है आपको भी पता है, पाकिस्तान के इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर का आपको भी पता है, जो यहाँ की मईशत जो इकोनॉमी है उसका जो बेड़ा गर्क हुआ था और जो जिस तरह के आगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोरोना इस वजह से नहीं आया, उसने ना किसी सुपर पावर को देखा है ना किसी तरक्की ममालिक को। साहब हमसे ज्यादा गरीब ममालिक हैं जहां का जीडीपी हमसे कम है, जो एटमी ताकत भी नहीं है, उनके सरबरा ने भी टीवी पर बैठ के अपने अवाम को रिलीफ देने की जगह उनसे पैसे नहीं मांगे। तो वैस भाई मेरे देखे पैसे उसने ही दिए ना। आपको पता है कि जब अब टेलीथॉन हुआ है तो उसमें ज्यादातर ओवरसीज लोग पैसे देने वाले थे। तो बात ये है कि पैसे उसने ही दिए हैं ना जिसके पास है। हालांकि पिछले डैम फंड का कोई हिसाब गवर्नमेंट ने नहीं दिया। मेरे भाई डैम फंड इधर तो नहीं लगा, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, लेकिन वो डैम पे भी नहीं लगा। देखें वो उस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है, ये आप इस पर एक पैसे की भी ये नहीं साबित करते डैम पे। आप ये इस बात को पूरी अच्छा राहिला आप ये गुफ्तगू सुन रही हैं? राहिला आप ये गुफ्तगू सुन रही हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे मुझे दो चार बातों का जवाब देना है, क्विकली मैं चाहूंगी दूं। एक तो बात बिल्कुल आपने बात जेन्युइन की है
कि किसी कौम के और लीडर ने इस तरह टीवी पर बैठकर पैसे नहीं मांगे। दूसरी बात ये एहसास कफालत प्रोग्राम का 144 अरब रुपया जिसको ये सीना ठोक कर बार बार बात करते हैं, वो ऑलरेडी पिछले बजट के अंदर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर गरीबों के लिए मुख्तस था, ये वही बांटा जा रहा है। फिर आप ये देखें कि खामोशी के साथ टीवी का जो एक फंड लिया जाता था 40 रुपए, उसे बढ़ाकर 100 रुपया आपने बिजली के बिलों के अंदर उसको ऐड कर दिया, लिहाजा वो एक्स्ट्रा अरबों रुपया आपके सरकारी मुलाजमीन की मुझे ये समझ गैर के पैसे हैं वो आप बताने के लिए तैयार नहीं, वो आपने कहा है जो बैरूनी इमदाद आपके पास आई वो आप बताने के लिए तैयार नहीं कि वो आपने कहाँ से ली। मैं इनकी प्रायोरिटी बताना चाहती हूँ। वैसे यहाँ पर आज अगर आप देखें ये गरीबों की बात करती है पंजाब हुकूमत, आज इन्होंने कैबिनेट के अंदर बैठकर, ये भाई भी मेरे वहां पर मौजूद हो तो मुझे ये बताए, क्या इन्होंने 54 ब्यूरोक्रेट्स को कीमती अराजी अलॉट नहीं कर दी? इनकी प्रायोरिटी कोरोना होनी चाहिए थी या वो अलॉटमेंट होनी चाहिए थी? मुझे तो समझ नहीं आती कि इन लोगों 1,75,000 रुक जाए, राहिला रुक जाए, राहिला रुके। इजाज़ साहब वाकई आप इस बात की तरदीद तस्दीक कर सकते हैं? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि ये केस कोई आज नहीं आया जिस केस की मेरी बहन बात कर रही है, ये पुराना केस था और उसको कमेटी को रेफर किया। अभी ये जो बात कर रही है ना अलॉट कर दी, अभी अलॉटमेंट किसी को नहीं हुआ, कैबिनेट में आया था और कैबिनेट ने उसको देखने के बाद उन्होंने कमेटी को रेफर कर दिया कि इस पर। और ये जो राहिला ने बात की कि ऐसा एक सेकंड कमेटी ने मंजूर कर दिया। अच्छा वो ये कह रही है कि मंजूर नहीं की कर दिया राहिला, वो ये कह रहे हैं कि मंजूर नहीं की, अभी रेफर किया गया कमेटी को। नहीं अब इसके अंदर इबहाम ये पैदा ना करें, इबहाम पैदा ना करें। कैबिनेट ने उसको मंजूर कर दिया ना। एजाज साहब वहां पर मौजूद थे। एजाज साहब एक क्रेडिबल आदमी है, मुझे ये बता नहीं अवैस मुझे बिल्कुल क्रेडिबल मेरे भाई हैं, बड़े अच्छे मेरे भाई हैं। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि पंजाब हुकूमत की प्रायोरिटी अगर आप चेक कर लें वो क्या है कि आप ये देखें कि अवाम को रिलीफ। अच्छा ये इसको एक सेकंड रुकिएगा राहिला, आपने जो इससे पहले सवाल उठाया था एजाज साहब जरा उसको एड्रेस कीजिएगा, वो मेरे ख्याल में ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो पैसे पहले से सैंक्शन थे वो एहसास कफालत प्रोग्राम के अंदर उसके तहत बांटे गए। ये जो राहिला का एलिगेशन है ये दुरुस्त है? देखिए मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आपको पता है कि जिस प्रोग्राम का नाम ये ले रही हैं उसी प्रोग्राम में 8 लाख ऐसे लोग थे जो जैली तरीकों से पैसे ले रहे थे। बिल्कुल ठीक है, एहसास कफालत में भी हाँ जी एहसास। बात ये है कि देखें ये जो एहसास प्रोग्राम है इसका बेनजीर इनकम डाटा जरूर यहाँ से लिया गया है जो बेनजीर, क्योंकि देखें हमारे पास इतना टाइम, पैसे ऑलरेडी अप्रूव नहीं थे पिछले बजट में जो कि राहिला कह रही हैं। मेरी बात सुने, वो जितने भी पैसे थे जो पिछले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में वो मौजूद थे, लेकिन ये इतने पैसे नहीं थे जितने दिए जा रहे। कितने थे? वो तो उनको 4-4 हजार रुपये मंथली मिलता था। और अभी भी 4-4 हजार रुपये 3 महीने के 12,000 रुपये मिले ना। लेकिन इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मेरे ख्याल 72 अरब रुपए सेपरेट दिए गए हैं। नहीं मुझे आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात 100% तस्लीम कर लेता हूं। 72 अरब होंगे, 44 अरब होंगे, 144 अरब रुपए होंगे, कम से कम ये रकम अरबों में है जो गवर्नमेंट तकसीम कर रही है गरीब लोगों में। ऐसे में 55 करोड़ रुपए मांग कर क्या कमाया हमने? एजाज साहब देखिए मेरी बात सुने, 55 करोड़ की बात नहीं है, बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त जो हमारी ज़रूरत है वो हमने लोगों को भूख से बचाना है, हमने उन लोगों का साथ देना जो दिहाड़ीदार है। अभी तो आपको देखा है, अभी आपने 3 दिन पहले कि उनके लिए एक पैकेज अनाउंस किया गया है जो कि जिनके छोटे बिजनेस हैं तो उनको गवर्नमेंट चाह रही है कि छोटे छोटे कर्जे दिए जाएं जिसकी। लेकिन बात मैं करना चाहता हूं, मेरी बहन है, बड़ा मेरा इनके साथ बड़ा प्यार का रिश्ता है माशाल्लाह। मैं चाहता हूं कि हमें इस वक्त जो भी हुकूमत हो उस पर तनकीद नहीं। सर आप लोग तो खुद सिंध गवर्नमेंट पर तनकीद करते हैं, दिन रात तनकीद करते हैं। आप तो भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट के तो अब पीछे पड़े हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप मेरी बात सुने, जब सिंध गवर्नमेंट के देखें, जब सीएम साहब वहां पे नेशनल मीटिंग्स में बैठते हैं जो वहां ये
98% कहते हैं जी हमारा कंसेंसस हो गया है। अब वहां से उठने के बाद वहां जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ कर देते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये वक्त नहीं है इस तरह का। ये मिलजुल कर देखिए, ये हमसे आप हम यानी हलीम आदिल शेख साहब जब तनकीद करते हैं मुराद अली शाह पर या सिंध गवर्नमेंट पर तो गलत करते हैं। सर मैं ये कहता हूं कि गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं जाती तौर पर ये बड़ी अच्छी बात है मेरा जाती तौर पर एग्जैक्टली। राहिला आप क्या इस बात को अप्रिशिएट करती हैं कि ऐसी वबा की सूरत हाल में जब इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, सियासी पार्टियों को दस्तो गरेबा होने की बजाय एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए? बिल्कुल ठीक बात है, हमें अप्रिशिएट करना इजाज़ साहब चाहिए, की बड़ी पॉजिटिव बात है ये, और हमें इस बात को सपोर्ट भी करना चाहिए। हम पहले दिन से अपोजिशन ये बात कर रही है कि अगर हम कोई आपके ऊपर तनकीद करें तो खुदारा आप इसको पॉजिटिव लें और ये समझें कि अपोजिशन का ये काम होता है कि कहीं जो कमी और कोताही हो उसको आप फुलफिल करने के लिए हुकूमत अपने स्टेप्स ले। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से अगर आप देखें तो शहबाज गिल नामी जो आदमी है वो रोजाना एक नया ऐसा गुल खिला देता है, या जो शहजाद अकबर है वो रोजाना की बुनियाद पे एक ऐसी अपनी अकबरी हुकूमत दिखाता है कि जिसके अंदर ये नजर आता है कि हुकूमत को अवाम से कोई सरोकार नहीं। हम ये बात बार बार कर रहे हैं कि जनाब अपोजिशन अपनी तमाम तर खिदमात वॉलंटरली आपके साथ बैठने के लिए भी तैयार है। एक बात ये सारी बातें ठीक है। राहिला जरा इस बात पर कमेंट कीजिएगा कि इस वक्त विफाक की 4 इकाइयां हैं, 4 सूबे हैं, बकिया रीजन्स तो एक तरफ, उनमें खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, पंजाब है और सिंध है। हम इस वक्त जीबी को, आजाद कश्मीर को या इस्लामाबाद को हम नहीं काउंट करते। उन 4 सूबों में से सिर्फ एक वजीर आला ऐसा है जिसका नाम मुराद अली शाह है, जो सिंध का वजीर आला है, जो कोरोना के ऊपर हमें अपने अवाम के साथ बराह रास्त बगैर किसी वास्ते के कम्युनिकेट करता नजर आता है। उस्मान बुजदार के आगे भी बोलने वाले लोग हैं, महमूद खान के भी आगे बोलने वाले लोग हैं, जाम कमाल के भी आगे बोलने वाले लोग हैं। क्या ये दुरुस्त है राहिला? देखिए दुरुस्त तो ये बात जिस हद तक कहा जाए ये बात तो दुरुस्त है। अगर आप देखें तो हमें पंजाब तो लावारिस नजर आता है, इसके फैसले कहीं और होते हैं। कितने आईजीए बदल दिए गए, कितने ही चीफ सेक्रेटरी बदल, सब इस बुनियाद पर कि जनाब या तो वो उनकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर रहे या उनकी मर्जी के मुताबिक ट्रांसफर पोस्टिंग्स नहीं कर रहे ना। एलिगेशंस हमें नजर नहीं आते, क्योंकि काम जब आपने करना है तो मुंतखब नुमाइंदों ने, अगर आप समझते हैं कि लोगों ने आपको मुंतखब किया है तो फिर आप मुंतखब नुमाइंदों को आगे निकल के काम करते नजर आना में जो ज्यादा तादाद है, जितने भी आपको नुमाइंदे नजर आए, मुझे यहाँ 2 मिनट का वक्फा दे और मुझे बात करने कि आपको पीएमएलएन के नुमाइंदे जो हैं वो आपको नजर आएंगे कि हमने किस तरह से सिंबॉलिकली हमने वो अवाम को सेफ्टी किट प्रोवाइड की। पूरी कोरोना वबा के दौरान नवाज शरीफ साहब का एक बयान सामने नहीं आया, मरियम नवाज का एक बयान सामने नहीं आया, क्यों? नहीं ये ना आप बात ना करें। अगर आप कहें तो मैं ड्यूरिंग आपकी ब्रेक के प्लीज मुझे बड़ी खुशी होगी। मरियम नवाज साहब नहीं, नवाज शरीफ का आया, ऐसी बात मौजूद नहीं है। ऐसी बात आप ना कहें कि जब मियां शहबाज शरीफ साहब जो मुस्लिम लीग नून के सदर मौजूद हैं और पाकिस्तान के अंदर फौरी तौर पर आए, कौम पर इतनी बड़ी आफत आई, उन्होंने अपनी अवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं, तो मेरा ख्याल अवैस वहां तो फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता कि आप शाना बशाना लंदन में खड़े हैं ना। राहिला आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आप सुन सकती हूँ जी। मैंने ये पूछा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तानी कौम के शाना बशाना लंदन में है। जी बिल्कुल, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वहां पर पाकिस्तान में भेजा, जबकि यहाँ पर आपको मौजूद है, आपको पता है कि कोरोना की वबा हर तरफ फैली। अच्छा रुकिएगा जरा राहिला, मुझे इजाज़त इस पर जरा आप रिस्पांस दे दीजिएगा। ठीक है जी। देखिए पहली तो बात मेरी बहन जो वो अब चूंकि इनका फेवरेट मुराद अली शाह उसकी बात ये कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में सबसे जो एक्टिव सीएम है, आप देखें कि जो हमारे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब हैं, वो डेली उनकी एक्टिविटीज होती है, हर डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं, हर जगह कोरोना फील्ड हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हर अच्छा वो सारी एक्टिविटीज कैमरे के आगे क्यों होती हैं? कैमरे के बगैर कुछ नहीं करते वो?
मेरे भाई तो कैमरे के बगैर कौन करता है? मुझे बता दें कि फलां, ये तो फिर दिखावे के लिए होगी। तो मेरी बात सुने कि किस प्राइम आज ही पाकिस्तान की तारीख में किस सीएम और अगर वो सारे गलत करते थे तो हमारे इतने नेक जो वजीर आला हैं जिनके बारे में बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वजीर आजम साहब, पहले मीडिया को बताते हैं कि मैं वहां जा रहा हूं कवरेज करने, वहां पर कोई भी खराब काम हो, सड़क ठीक कर ली जाए, चूना छिड़क दिया जाए, गुलाबे इतर छिड़क दिया जाए, सब कुछ अच्छा अच्छा नजर आए। अचानक कहीं नहीं जाते ना, बता के जाते हैं। अवैस भाई मेरी बात सुने, मीडिया खुद वहां पे पहुंचता है। आप मुझे बताएं कि मीडिया को जब, हाँ जी, नहीं मीडिया बुलाता नहीं, मीडिया को जब किसी भी प्लान का पता चलता है तो खुद पहुंचता है वहां पे। मैं खुद मिनिस्टर हूं, मैं किसी प्रोग्राम में जाता हूं, मुझे पता भी नहीं होता, मीडिया वहां पे मौजूद होता है। तो बात ये नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जिनको मेरी बहन जीरो पे लाने की कोशिश कर रही हैं वो सबसे आगे हैं, और इंशाल्लाह सबसे ज्यादा केसेस भी पंजाब में हैं, सबसे ज्यादा केसेस भी लाहौर में हैं। आप केसेस भी लाहौर में हैं, और मेरी बात सुने, आप कैलकुलेट करके दे रहे हैं 12 करोड़ की आबादी में, आप कैलकुलेशन कर लें। चले मेरे भाई से क्वेश्चन तो पूछे। मुझे एक ब्रेक लेनी है, राहिला मेरे साथ रहिएगा, मैं ये सवाल ब्रेक के बाद देता हूं। नाज़रीन, जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो इस हेल्दी डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर। मोहतरम एजाज आलम ऑगस्टीन सूबाई वजीर इंसानी हकूक और अक़लियती अमूर हमारे साथ स्टूडियोज पे मौजूद हैं। टेलीफोन लाइन पर नूरनी की राहिला खादिम हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। एक अच्छी बात जो ब्रेक से पहले ये हुई कि वो इन दोनों का कंसेंसस था कि सियासी जमातों को एक दूसरे की करेक्टर असैसिनेशन इन हालात में खास तौर पर नहीं करनी चाहिए। मगर राहिला, आप कुछ पूछना चाह रही थी एजाज साहब से। देखिए, बिल्कुल मैं ये पूछना चाह रही थी अपने भाई से कि मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं या उनके जो नुमाइंदे हैं वो तो बार बार यही बात कर रहे हैं कि आए मिलकर काम करें। तो क्या ऐसी वजूहात है हुकूमत की तरफ से जो आए दिन, चाहे वो नैब के प्रेशर के अंदर करें या अपने ट्वीट्स के जरिए, अपने नुमाइंदों के जरिए, वो अपोजिशन के ऊपर रोजाना कैसे वार करते हैं। इसके ऊपर ऐड कर लीजिएगा एजाज साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ की बात सुने बगैर इमरान खान उठ के चले गए थे, क्यों? जी इजाज साहब। देखिए, सबसे तो पहली बात यह है कि देखें, जो नेशनल असम्बली की पार्लिमानी कमेटी है वहाँ भी एक पार्लिमानी कमेटी इस्टेब्लिश हुई है जिसमें हमारे अपोजिशन के लोग भी उसमें हैं। उसमें स्पीकर साहब ने वो भी वहाँ पे मीटिंग, फिर हमारी जो प्रोविंशियल असम्बली है पंजाब में भी परवेज़ लाई की क़यादत में एक पार्लिमानी कमेटी कोरोना पर काम कर रही है जिसमें चीज़ों को कंसेंसस से के साथ करने की बातचीत होती है। ये 3-4 मीटिंग्स पंजाब में हो चुकी हैं, नेशनल असम्बली में भी हो चुकी हैं। तो मतलब कोशिश तो इसमें हो रही है सारी इस तरह की सब मिलकर इस वबा के खिलाफ जो है जंग लड़ें। लेकिन बदकिस्मती की बात है, इस वबा से पहले जो सियासी ऑपोजिशन को एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का तासुर जो कि ऑपोजिशन की जानिब से दिया गया कि खुर्शीद शाह भी कैद में है, नून लीग के अक्सर रहनुमा कैद में है, कुछ जमानतों पर हैं, और वो वीडियो जो कि अल्लाह के सामने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर शहरयार आफरीदी ने राना सनाउल्लाह की देनी थी अदालत को, वो आज तक नहीं दी गई एजाज साहब। और इंसानी हकूक की जब ये सूरत हाल हो कि ऑपोजिशन जो है ना बच सके तो फिर एक आम आदमी क्या करेगा? वैस बात यह है कि जो नायब के पहले केसेस चल रहे हैं जो इन पर बनाए गए हैं जरदारी दौर में, उसका हम तो कुछ नहीं कर सकते। अगर नैब ने इनको गिरफ्तार किया है तो हम और अगर हेलीकॉप्टर केस में किसी को गिरफ्तार नहीं किया, आलम जब्बा केस में किसी को गिरफ्तार मेरी बात सुने, जब भी नैब करेगी तो देखिए हमारे अलीम खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया गया था, सफ्तान खान को गिरफ्तार नहीं किया गया था। जब भी बुलाते हैं हमारे और दूसरे लोगों को बुलाया गया है, तो ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि जब नैब किसी चीज में अगर हमारे किसी मिनिस्टर्स को या किसी को अरेस्ट करेगी तो यकीनी तौर पर आपको पता है कि जी राहिला एक कैदी के मामले में तो अवैध आप भूल गए, जो अपने ना करदा गुनाह की सजा अभी तक जेल के अंदर भुगत रहा है, वो है मियां हमजा शहबाज शरीफ। नहीं, उनका बहुत बड़ा गुनाह है, वो शरीफ खानदान से ताल्लुक रखते हैं। राहिला, वो शरीफ खानदान से ताल्लुक रखते हैं।
देखिए ना, मेरी बात सुने, शरीफ खानदान से ताल्लुक रखते हैं तभी तो बात कर रही हूँ कि आपकी जो इंतकाम का शिकार है, आप नैब अभी तक उनके ऊपर कोई भी किसी किस्म का जो उनका इल्जाम था उसके मामले में कोई कागज ही पेश नहीं कर सकते। और मियां नुमान को पिछले दिनों 1 जून में रिहा उनको किया हो गया जाएगा है। 1 साल। ये तो कोई इंसाफ ना, ये तो कोई तरीका। अच्छा मुझे अच्छा, मेरी बात एक बात जी जी प्लीज जी देखिए, बात ये अपोजिशन लीडर है पंजाब में। जी राहिला सुन लें जी, मेरी बात सुने कि मेरी बहन अगर वो बेगुनाह है तो ये सवाल आप नैब से करें। देखिए, आपने लाहौर हाई कोर्ट में उनकी जमानत की मेरे नैब आपके अंडर प्रेशर में है। वो पहले दिन से कह रही है, हम तो चीख के कह रहे हैं कि वो इमरान खान से डिक्टेशन लेते हैं। अगर नैब हमारे इमरान खान से डिक्टेशन लेने के बाद नैब जो है, मेरी बहन, अगर नैब हमारे अंडर प्रेशर, आप सुन लेना राहिला, आप सुन ले राहिला, अगर नैब हमारे अंडर प्रेशर होती तो हमारे जो लीडर अलीम खान साहब क्यों जेल जाते, हमारे सफ्तान खान क्यों जेल जाते, हमारे दूसरे लोगों को नोटिस क्यों नहीं आते। माशाल्लाह परसों उन्होंने कोट लखपत जेल के अंदर उनको जनाब सलूट मारे गए हैं, उनको गॉड ऑफ। तो भाई आप वो मिनिस्टर हैं, आप वो मिनिस्टर हैं। अच्छा मुझे रुक जाए, राहिला रुकिएगा जरा, बात को आगे बढ़ाते हैं। एजाज साहब, पंजाब के अंदर इंसानी हकूक की सूरत हाल तसल्ली बख्श है? बिल्कुल जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि है, बिल्कुल मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखें, सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को देखा जाता है माइनॉरिटी राइट्स पे। देखें, आपको पता है कि फ्रीडम ऑफ नहीं, अभी मैं माइनॉरिटीज राइट में इन जनरल पूछ रहा हूं, पंजाब में इंसानी हकूक की सूरत हाल क्या इंसानी हकूक के वजीर को तसल्ली बख्श लगती है? देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, देखिए वायलेशन हर जगह होती है। आप दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी चले जाएं, वहां भी आपके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नजर आएगी। देखें, आप किसी शख्स पर, आपके पास कोई ऐसा बैरोमीटर नहीं है कि आप किसी शख्स को लगा के ये चेक कर सकें किसने वायलेशन करनी है नहीं या नहीं करनी। देखिए, वायलेशन होती है और दुनिया की हर जगह पे होती है, चाहे वो कितना तरक्की याफ्ता माशरा है, लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूँ केसेस होते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि देखें, जो ह्यूमन राइट्स की सबसे बड़ी वायलेशन आपको पता है कश्मीर में हो रही है। तो देखें, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस को यूनाइटेड स्टेट्स, हम पाकिस्तान की बात कर लें जी, पाकिस्तान की बात कर लेना। पाकिस्तान में बिल्कुल, अभी हम डिस्प्यूटेड टेरिटरी के बारे में बात नहीं करते, पाकिस्तान की बात करते, पंजाब की बात करते। पाकिस्तान में मैं क्या यहाँ पर बगैर सिफारिश के FIR दर्ज हो जाती है? क्या यहाँ पे निजी टॉर्चर सेल्स खत्म कर दिए गए? बताइएगा। देखिए, बहुत हद तक इन चीजों पे कंट्रोल कर लिया गया और मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पंजाब में हमने, देखें, ह्यूमन राइट्स का जो डिपार्टमेंट था पहले लाहौर तक महदूद था, अब हमने हर डिस्ट्रिक्ट में ह्यूमन राइट्स जो है वो मेंबर बना दिए हैं। अब हर थाने में बड़े बड़े जो इश्यूज हैं क्या है पंजाब में, क्या कंसर्न्स हैं वजीर को कि ये एरियाज जो हैं ह्यूमन राइट्स के डिपार्टमेंट को काम करने की, कवर करने की, एड्रेस करने की? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि जितने भी हमारे पसमानदा इलाका हैं, जो दूर दराज के इलाका हैं, जो देहातों में, वहां पे बहुत ज्यादा जो है वायलेशंस होती हैं। मसलन कारोकारी, सवारा, गैरत जी हाँ, मैं देखे, अभी मैं कसूर, कम उम्र की शादी, अभी कसूर के कुछ एरियाज हैं जहाँ पे अभी भी मतलब कि जो है वो वायलेशन हो रही है। बच्चे, पिछले दिनों भी एक केस आया जिसमें बच्ची के साथ रेप की कोशिश की गई। इस तरह हमारे ये DG खां की तरफ से जो हमारे पसमानदा इलाका है उनकी तरफ, उस तरफ इस तरह की वायलेशन होती रहती हैं, जिन पर हम फौरी तौर पर नोटिस भी लेते हैं और काम भी होता है। जरा एक मिसाल दीजिएगा केस स्टडी जिसका आपने नोटिस लिया हो, काम किया गया हो और उसका एक पॉजिटिव नतीजा निकला हो। एजाज साहब, देखिए, मैं आपको बताता हूं कि अभी 3 दिन पहले गुजरांवाला में एक जो सैनिटरी वर्कर था उस पर पुलिस ये केस तो एक्सीडेंट का था, लेकिन हमने फौरी तौर पर एक्शन लेकर पुलिस के खिलाफ FIR कराई और उसमें उस जो ड्राइवर था उसको अरेस्ट भी कर लिया गया और उस शख्स कंपनसेट भी किया गया और हमने उसकी पूरी ट्रीटमेंट की, हम फौरी वहां पे पहुंचे। अच्छा राहिला, आप क्या समझती हैं कि पंजाब के अंदर इंसानी हकूक की जो सूरत हाल है क्या तसल्ली बख्श कही जा सकती है? राहिला, आप मुझे सुन सकती हैं? हेलो।
जी राहिला, आप मुझे सुन सकती हैं? जी जी, अब सुन सकती हाँ, हूँ। मैंने ये पूछा कि क्या आप समझती हैं कि पंजाब के अंदर इंसानी हकूक की सूरत हाल तसल्ली बख्श है? देखिए अवैस, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर जो बैठे हैं ये मिनॉरिटी राइट्स के मिनिस्टर हैं। जी हाँ। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स। हम आईने पाकिस्तान की अगर देखें तो वहां पर हमें मुकम्मल तौर पर इख्तियारात हासिल हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर। लेकिन आजकल की इस सूरत हाल के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि क्या तमाम लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज मौजूद है, क्या लोगों को खाने पीने की अशिया प्रॉपर तरीके से, जो हमारा आइन भी हमें दे रहा है, पीने का साफ पानी, जी, क्या हमारे तमाम लोगों को साफ पानी की सूरत मिल रही है? ये मेरे भाई सामने बैठे हैं। मैं 2013-14 से कोशिश कर रही हूँ कि हम अर्ली चाइल्ड मैरिज के ऊपर जो उम्र है उसको 16 के बजाय 18 पर ले जाए, और मैंने उसका एक नया बिल भी जमा करवाया। तो मैं इनसे यहाँ बैठे हुए दरखास्त करूंगी कि आप भी आगे बढ़ के हुकूमत मेरा इसमें मदद करें। आप उनको मुश्किल में क्यों डालती हैं? राहिला, जो काम आप नहीं कर सकी, राहिला, जो काम आप नहीं कर सकी वो आप इनसे क्यों करवाना? हमने उसके ऊपर प्रॉपर बिल दिया, हमने प्रॉपर अर्ली चाइल्ड जवाब देना चाह रहे हैं। राहिला सुनिएगा, बिल होते हैं, ठीक है, आप जी इजाज साहब, आप सुन रही हैं मेरी आवाज? जी, नई से नई चीज। राहिला रुकिएगा जरा, एक नई चीज, ठीक है राहिला रुकिएगा, जवाब दीजिएगा। 16 के बजाय 18 लेकर राहिला रुकिएगा। तो आप मेरी इस तनकीद को तनकीद मत समझे, मैं आप जवाब तो सुन लें, मेरी बहन। राहिला जवाब लीजिएगा, राहिला जवाब ले लें, फ्रामी में शामिल, राहिला जवाब ले लें। जी इजाज साहब। अच्छा, सबसे पहली बात है कि मैंने पहले भी बताया कि राहिला के साथ हम मीटिंग्स होती रहती हैं, हमारी कंसल्टेशन मीटिंग भी बड़ी पॉजिटिव बात है। ये हमारी कंसल्टेशन मीटिंग्स भी हुई हैं इस हवाले से, और ये जो बात कर रही है बिल्कुल दुरुस्त कर रही है, और इसमें असेंबली में इस बात पर कंसेंसस मौजूद है। ये इनकी तरफ से भी और ट्रेरी बेंचों की तरफ से भी, ये दोनों तरफ ये बात मौजूद है। और मेरे ख्याल ये अभी अगर ये कोरोना का ये वबा ना आती तो शायद अब तक ये असेंबली में ये मूव हो जाना था। तो ये मैं समझता हूँ राहिला वो आपकी बात की हिमायत कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि कोरोना की वबा ना अवैस, मैं तो खुशामदीद कहूंगी इस बात पे, लेकिन आपके तवज्जुह से मैं इनसे एक बात और भी कहूंगी कि शुमाली लाहौर के अंदर मिनॉरिटीज के जो लोग हैं, जहाँ से गिरजाघर है, चर्चिज हैं, खुदारा उनकी तरफ भी ध्यान दें। वहाँ के लोग जो है मिनॉरिटी के, क्रिश्चियन कम्युनिटी, उनको भी हुकूमत की अशद जरूरत है कि उन तक खाने पीने की अशिया की मेरी आपके राहिला रुकिएगा, जवाब ले ले, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। वाले मिनॉरिटी के जो लोग हैं उनकी तरफ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जी अच्छा, सबसे पहले तो आपको हम पे एतमाद है कि नहीं है? नहीं, आपने कोई ऐसी हरकत नहीं की है कि इसकी वजह से आपका एतमाद लूज हो। माशाल्लाह आप एक काबिल एतमाद इंसान हैं। जी, सबसे पहली बात यह है कि अभी मैं समझता हूं कि हमने 60 मिलियन जो है मिनॉरिटीज के लिए अप्रूव कराया, जिसमें 10,000 के चेक्स हैं। ये हम अब तमाम जो हमारी मिनॉरिटीज कम्युनिटी है उनको दे रहे हैं। इसके अलावा हमने मिलकर लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर अब तक हम माइनॉरिटीज़ के हलकों में कम से कम 10,000 फूड हैम्पर जो है तकसीम कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे चर्चिज़, हमने लोगों को मोटिवेट किया। हमारे 3-4 चैनल्स हैं जहां से ऑनलाइन लोगों की अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चर्चेस खुले? नहीं, चर्चिज़ देखें, हम हमारी कम्युनिटी की सबसे पहले रजा कराना तौर पर हमने चर्चेस को बंद किया था। है। और गवर्नमेंट ने हमें कहा था कि आप फासले के साथ इबादत कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अपने बिशप साहबान को, अपनी चर्च लीडरशिप को जो है वो मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने गवर्नमेंट को कहा नहीं, हम रजा कराना तौर पर उस वक्त तक चर्च नहीं खोलेंगे जब तक हम कोरोना वबा। चले इजाज़त, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन का सिलसिला आखिरी फेज में लेकर चलेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मुल्क की मजमूई सूरत हाल के ऊपर। एजाज साहब, आपको लगता है कि जो राइस पंजाब का मंसूबा है उसके जरिए कोरोना के नतीजे में जो इक्तिसादी नुकसान हुआ है उसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कवर अप कर पाएगी?
बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हमारे जो इकनॉमिक एडवाइज़र हैं सलमान शाह साहब और हमारे फिनांस मिनिस्टर, उनकी पूरी टीम ने एक बैठकर बड़ा, मैं समझता हूँ एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का राइस पंजाब मंसूबा बनाया है। और आज हमने उसमें थोड़ी सी ब्रीफिंग भी हमें ली है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि ये जो आपको पता है कि ये कोरोना के बाद एक रेडिकल चेंज आएगी इस दुनिया में, और आप देखिएगा कि हमें सारी चीजें ही बदल जाएंगी, और हर मुल्क की, हर घर की एक बड़ा अहम सवाल जो आजकल रमजान के दिनों में लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अशिया जरूरिया महंगी हो गई हैं। 10 अप्रैल को जब FIA की रिपोर्ट आई थी तो गवर्नमेंट ने कहा था कि 25 को जो फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी उसके नतीजे में आटा चीनी चोरों को सजा दी जाएगी, मगर उस रिपोर्ट में जिन लोगों का नाम आया उनके कलमदान तब्दील कर दिए गए। अब वो मामला मजीद 3 आगे हफ्ते ले जाया गया है, सजा क्यों नहीं दे रही गवर्नमेंट? देखिए, आपको एक बात पे यकीन करना चाहिए कि जिसका नाम है इमरान खान है वो किसी को छोड़ेगा नहीं। अभी तक पकड़ा किसको है? जनाब अली, आप देखें कि 3 हफ्तों का जो उन्होंने कैबिनेट से वक्त मांगा है, जो शहजाद अकबर जो कि फ्रांसिक ऑडिट कर रहे हैं उसका, तो मेरे ख्याल में 3 हफ्ते कोई 3 साल नहीं मांगेंगे, तो 3 हफ्तों में 10 अप्रैल को कहा था कि 25 को हम कार्रवाई करेंगे, 25 अप्रैल को फिर 3 हफ्ते मांग लिए गए। तो कोई बात नहीं, 3 हफ्ते आने में कोई देर नहीं लगती। मेरे ख्याल 1 हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते रह गए, तो 16 मई को कार्रवाई होगी इंशाल्लाह। कार्रवाई होगी। आप समझती हैं राहिला ऐसा होगा? देखिए अवैध, मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि मैं तो इमरान खान के किसी वादे पे यकीन इसलिए नहीं करती कि उन्होंने वादा किया था और उन्होंने कमिट किया था पूरी कौम के सामने कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन उन्होंने अभी तक वादे पे यकीन रखती हैं और वो अपने वादे पे अभी तक पूरे नहीं उतरे, मांग हो रहे हैं। ये मेरे भाई यहाँ पर बात कर रहे हैं ना कि यहाँ सब बदल जाएगा कोरोना के बाद। हाँ, एक इनकी कशकोल बदल जाएगी जिसके ऊपर ये मांगते फिरेंगे कि जनाब मुल्क में कोरोना आ गया था, अब हमारी हालत बहुत खराब हो गई है। तो मेरी बहन, आपने भी मांगा था, रंग बदल दिया, कर्ज उतारो मलिक सवारो, वो पैसे कहाँ गए हैं? रंग जो है वो सबज पीला नीला कर रही हैं, तो लिहाजा इनसे आप किसी किस्म की कोई उम्मीद ना। बहुत बहुत शुक्रिया राहिला खादिम हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज आलम ऑगस्टीन, बहुत तहम्मुल के साथ आपने तमाम तर मीडिया के और ऑपोजिशन के सवालों के जवाब दिए। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।